एडुटेरिया सीरीज के अंतर्गत हम लोग 66वीं बीपीएससी से संबंधित प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे और आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 1 से लेकर के 6 तक के सारे प्रैक्टिस सेट आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इस बुक का PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के आप इसका PDF बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में 150 प्रश्नों को रखा गया है जो एडुटेरिया 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित किया गया था और इसी जैन संगीति में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था और जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन जैन संगीति के दौरान। अगला प्रश्न है कि 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल कयूम अंसारी ने। कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त संस्था मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में किया गया था और इसकी स्थापना अब्दुल कयूम अंसारी ने किए थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में कर्मांतिक होता था। मौर्य काल में कर्मांतिक क्या होता था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग एवं कारखाने का अध्यक्ष होता था कर्मांतिक मौर्य काल में। मौर्य काल के अन्य अधिकारी हैं जैसे राजकीय कोषाध्यक्ष, इनको सन्निधाता बोला जाता था, और प्रमुख न्यायाधीश से प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था, और कारागार के जो अध्यक्ष थे उनको ऑप्शन डी में दिया गया है, उनको प्रसन्नता कहा जाता था, प्रसन्नता। अगला प्रश्न है कि पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवपाल ने। पाल वंश के शासक देवपाल ने 810 से लेकर के 850 ईस्वी ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था और इसी ने जावा, सुमात्रा और शैलेंद्रीय वंशीय शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांवों को प्रदान किए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ के कारण कौन कौन से हैं? नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन से चुनना है कि बाढ़ का कारण कौन सा नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह बाढ़ के कारण नहीं है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। बिहार में आपदा के लिए प्रसिद्ध है और बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण है हिमालय नदियों में जल की अधिक मात्रा, नदियों के द्वारा मार्ग बदलना और मानसून के समय अधिक वर्षा, ये सब जो है कारण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामूगढ़ की लड़ाई। यह शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। सूरजगढ़ की लड़ाई 1536 में शेरशाह ने बंगाल के शासक महमूद शाह को हराया था। और चौसा के युद्ध हुआ था 1539 में, इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और सामूगढ़ की लड़ाई जो है वह शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के लेकर के लड़ाई हुआ था। अगला प्रश्न है कि पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न है कि बिहार में गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ
और औपचारिक गठन 1934 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को सचिव बनाया गया और नरेंद्र देव को अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? इसका उत्तर क्या होगा? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। नेपाल से बिहार के 7 जिले स्पर्श करते हैं, जिसमें पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रम यदि देखेंगे तो सबसे पहले होगा पश्चिम चंपारण और फिर पूर्वी चंपारण और फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, मधुबनी ऑप्शन सी में दिया है मधुबनी, और फिर देखेंगे सुपौल, अररिया, किशनगंज आदि जो है वह नेपाल के साथ सीमा बनाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजरूहुल हक की अध्यक्षता में। दिसंबर 1916 में पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस के फ्रांस में होगा और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, जो अमेरिका में है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के का विमोचन किया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य और कृषि संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के जारी किए हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस शहर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत नए एम्स स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा बिहार के एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 105वां। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है और इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर प्रथम और दूसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कुल परिव्यय क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,050 करोड़। 5 साल की अवधि में 2020-21 से लेकर के 2024-25 के दौरान 20,050 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 21 राज्यों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार के राशि को लेकर के अनुवादन के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज डच लेखिका मैरिके लुकास रिजनोवेल्ड को उसकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया और इसका अनुवाद मिशेल हचिसन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि विलियम्स किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर क्या होगा? विलियम्स किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन टी, लिथुआनिया की राजधानी है विलियम्स। अगला प्रश्न है कि कुपोषण को समाप्त करने के लिए किस माह को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है। इसका उत्तर क्या होगा?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सितंबर माह में। सितंबर महीने देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया और इस आयोजन का 1 वर्ष का विषय है पूरक आहार। प्रधानमंत्री के संपूर्ण आहार का महत्वपूर्ण योजना पोषण अभियान विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी है। इसके अंतर्गत 2022 तक के एक लक्ष्य दृष्टिकोण से कुपोषण समस्या का समाप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 5 से 26 सितंबर 2020 तक रूस में आयोजित होने वाले किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत ने अपनी भागीदारी वापस ले लिया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए काउकाज 2020 से। न्यूजीलैंड कौन सा देश वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़ी मल्टी स्टेज कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 80,000 करोड़ रुपए के कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट के उद्घाटन किया और यह दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी का पानी समुद्र तल से 100 मीटर लिफ्ट करके मेडागास्कर बांध तक पहुंचाया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन असत्य है, कौन सत्य नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, यह गलत है। सतत विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की है और इस रिपोर्ट में 153 देशों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि परवालों के संरक्षण के लिए किस देश ने हानिकारक सनस्क्रीन में प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पलाव ने। वैज्ञानिकों का मानना है कि सनस्क्रीन में मौजूदा रसायन परवाल भीति यानी कोरल रिप्स को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और वैज्ञानिक ने इस अध्ययन का अनुसरण करते हुए पश्चिम प्रशांत के देश पलाव ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष की शुरुआत किया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात ने। हाल ही में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किया और इस योजना में महिलाओं के लिए 0% दर पर 1 लाख तक के ऋण देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर द नेशंस के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रवीश कुमार। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशंस के लेखक रवीश कुमार हैं। अगला प्रश्न है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका उत्तर क्या होगा? स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर लॉरियल अवार्ड में किसको चुना गया है? इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। कहा जाता है कि फरवरी 2020 में जारी लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में लियोन्स मेसी जो फुटबॉलर हैं, लुइस हैमिल्टन जो FI का ड्राइवर है, उनको यह खिताब प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में 21 मार्च को मनाया गया विश्व वन दिवस का थीम क्या था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा वन और जैव विविधता। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी सुगमता सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु को। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च वेल दूसरा लॉन्च पोर्ट किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु ने। इसरो द्वारा SSLV का दूसरा लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु में तुतीकोरिन में स्थापित किया जाएगा और इसके द्वारा 500 kg तक के सैटेलाइट को
लॉन्च किया जाएगा। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। जनवरी 2020 में नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया और यह ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा निम्न में से किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, खुशी चंदलिया को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? QUAD क्वाड का सदस्य कौन नहीं है? तो ऑप्शन ई इसका उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। क्वाड में कुल 4 सदस्य देश शामिल है। उपयुक्त में सभी क्वाड के सदस्य देश है, जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और क्वाड में मात्र 4 देश ही हैं जो यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में दादर नगर हवेली तथा दमन दीव के विलय हेतु संसद में विधेयक पारित किया गया और इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव अनुच्छेद 240(2) के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। और दूसरा कथन है कि देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गया है। और तीसरा कथन है कि इसकी राजधानी अब दमन होगी। और चौथा कथन है कि इसका उच्च न्यायालय अब बम्बई उच्च न्यायालय होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2020-21 के तहत किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2025 तक। 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है और 2020-21 में यह लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? होप मार्स मिशन, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE के द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप जापानी स्पेस सेट से जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग के द्वारा वर्ष 1971 और 2011 के जनगणना के आंकड़े का प्रयोग किया गया। यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंद्रमणि पांडे को। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया 2019 में, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित से। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिला में बसंतपुर नामक गांव में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका 2019 में निधन हुआ, नवंबर 2019 में। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किस महापुरुष के जन्म तिथि को मेघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद के जन्म तिथि को। बिहार सरकार ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म तिथि 3 दिसंबर को मेघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है और राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस के समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। WHO के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार श्रीलंका तथा मालदीव मीजल्स और रूबेला वायरस को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया के पहले 2 देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बिहार किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्तीपुर से। बिहार के कुल 12 जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है
और यह जिला है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर एवं कटिहार। इन 12 जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है और समस्तीपुर जिला से प्रवाहित नहीं होती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य के सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले में 91 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह जलप्रपात बिहार एवं यूपी के सीमा के आसपास स्थित है। हुंडल जलप्रपात जो है वह रांची में स्थित है। हुंडल जलप्रपात रांची में स्थित है और ककोलत जो है वह नवादा में है। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, AW से। कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु CWG एवं दक्षिण बिहार के जलवायु AW द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बिहार में सर्वाधिक सिंचित एवं न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला क्रमशः कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेखपुरा जो है वह सर्वाधिक सिंचित और जमुई जो है वह न्यूनतम सिंचित जिला है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम अवरोही क्रम में सजाना है। नीचे दिए गए ऑप्शन से इसका सही क्रम अवरोही क्रम में सजाना है तो इसका हो जाएगा पहले शिवहर और फिर पटना, फिर दरभंगा और फिर उसके बाद वैशाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जैसे कि शिवहर में 1880 गो, शिवहर में कितना 1880 गो, और पटना में 1823 गो, और फिर दरभंगा में 1728 गो, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले में देखेंगे तो कैमूर हो जाएगा 488 गो और जमुई को 568 गो, और फिर उसके बाद वैशाली आ जाता है। अगला प्रश्न है कि नगोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? नगोया प्रोटोकॉल, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 से। क्या है नगोया प्रोटोकॉल? नगोया प्रोटोकॉल 2010 में एक संधि के अनुसार स्वीकार किया गया और 12 अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुआ और यह प्रोटोकॉल जेनेटिक संसाधनों का प्रयोग से होने वाले लाभों को उचित बराबर बंटवारों को सुनिश्चित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य के आरोही क्रम बताएं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले में हो जाएगा सबसे पहले मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम के 85.41%, अरुणाचल प्रदेश के 79.63% और फिर उसके बाद मेघालय के 76.33% में सर्वाधिक वन आवरण फैला हुआ है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी से होकर के गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अगला प्रश्न है कि भारत के किस दर्रे का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रा का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया। अटल सुरंग लेह और मनाली को भी जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल के। गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस काल से लेकर के जुरैसिक काल के मध्य हुआ और यह कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उसकी प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अवरोही क्रम में देखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और नियोन 0.0। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का मार्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया का मार्लिन क्षेत्र? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि मैटरहॉर्न पर्वत हाल ही के समय में चर्चा में है। यह पर्वत किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। विश्व में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली के बीच स्थित है। और भारत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में स्विस सरकार को दवा भेजा है और इस उपलक्ष्य में स्विस सरकार ने इस पर्वत पर भारतीय तिरंगा का एलईडी लाइट के द्वारा प्रदर्शित किया था, भारतीय तिरंगा को एलईडी लाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरें आदि के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्य शैल समूह की चट्टान जो है। भारत के शैल समूहों में विंध्य शैल समूह के चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। और इन चट्टानों का विस्तार राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि पवनों की दशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है और यह छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनैमुदी का ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2696 मीटर। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी की ऊंचाई 2696 मीटर है और यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी जाती है और उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जाती हैं और उत्तर पूर्व की ओर पलानी की पहाड़ी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 में। 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम सितंबर 2013 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। भारत में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। ऑप्शन ई इसका उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से लेकर के 1969 के बीच मानी जाती है और 1990-92 योजना अवकाश की अवधि मानी गई है। अगला प्रश्न है कि आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। औद्योगिकरण के लिए कुछ विशेष उद्योगों को उपलब्धि आवश्यक है, जैसे जिन्हें आधारभूत उद्योग या फिर कोर उद्योग भी कहा जाता है और वर्तमान में 8 उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे विद्युत, इस्पात, कोयला, तेल शोधन उत्पाद, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक इत्यादि। ये 8 जो है वह विशेष उद्योगों की स्थिति में आती है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा समावेशी विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार पैदा करता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृषि का क्षेत्र जो है वह सर्वाधिक रोजगार पैदा करता है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक निम्न में से किस संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्प पोषण, बच्चों में बाधित विकास और बाल मृत्यु के दर पर भूखमरी सूचकांक को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है स्वच्छ भारत मिशन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2011-12। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही अपरूप होते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय जबकि फुलरिस अक्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट जो है विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है और ऊष्मागतिकी से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी अपरूप ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोरैक्स जलीय विलयन का प्रकृति कौन सी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय। बोरैक्स के जलीय विलयन का प्रकृति होती है क्षारीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्व कौन सा कथन है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 2 और 4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। समूह 14 के तत्व बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन तत्वों के द्वारा समानतः 4 और 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। कार्बन तथा सिलिकॉन मुख्यतः 4 ऑक्सीकरण अवस्था तथा टीन जो है एवं लेड 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है कि वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। वाष्पन की क्रिया किस पर निर्भर नहीं करता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयतन पर। क्वथनांक के कम तापमान पर द्रव के वाष्पन परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं और वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे का चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में अमोनिया गैस बनाने के लिए हाइबर विधि में प्रयोग किया जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या फिर निलंबन से गुजरता है तो टिंडन प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं तो क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता क्या होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग दिष्ट धारा यानी डीसी से प्रत्यवर्ती धारा एसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वर्टर का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 फेम्टोमीटर 10⁻18 मीटर। यह सही नहीं है।
अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है कि कांच के एक गिलास में पानी को अंदर रखा हुआ एक नीली नींबू वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के ध्रुवीकरण के चलते पानी के गिलास के अंदर रखा हुआ नींबू बड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। कवक जो है वह एक कोशिकीय जीव। अगला प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरोलस लिनियस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भोजन में सर्वाधिक अवशोषण कहाँ से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलियम से। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा पिरामिड होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा सीधा पिरामिड होता है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेचक जो है वह जल जनित रोग नहीं है। हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये सब जल जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है कि लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। मूल अधिकारों में कुछ भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। उदाहरण में देखेंगे तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 जो है वह विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार और अनुच्छेद 270 जो है वह उदरगृहित कर उनके संघ और राज्यों के बीच का वितरण करता है और अनुच्छेद 256 जो है वह राज्यों के ओर संघ की बाध्यता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं विधि के समक्ष समानता छूट प्रदान की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि यह राज्य प्रयास करेगा कि उत्पादन का तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण न हो? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 के सी में। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 238। अगला प्रश्न है कि यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिन के अंदर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 होती है, यह सही नहीं है। लोकसभा के अधिकतम संख्या 552 होता है, न कि 555 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायाधीश, ये सब जो है कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक खाली जगह भरना है प्रक्रिया है। संसद की क्या प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चला करके उसे पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हैं और न ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं में से गठित होता है और मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होती है। अतः ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 18 होना चाहिए। अगला है कि भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्ट्रेची आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन 1 में दिया गया है कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था और कथन 2 में दिया गया है कि प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था और कथन 3 कहता है कि भारत की स्वतंत्रता का उपबंध था। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2, कथन 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1813 में। अगला प्रश्न है कि किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना के सरकार बनने के लिए आमंत्रित करें? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 1920 में गठित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे। अगला प्रश्न है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1939 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पार्टियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका उत्तर होगा। सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ये बम फेंके थे। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस उद्देश्य से किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। इसके लिए पूना समझौता का। अगला प्रश्न है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल का। अगला प्रश्न है कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि 1930 के दशक में बिहार में कितने किसान आंदोलन को? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती ने। बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने किया और उन्होंने किसान आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है कि लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1870 में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना हुआ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया और इस समिति की अध्यक्षता किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर बारो ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से किस धातु के प्राप्ति नहीं हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था सोसाइटी अभिनव भारत स्थापित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मोहरों पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय का। गाय का कलाकृति टेराकोटा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा मोहरों पर नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर समानता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने हेतु किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा का। अगला प्रश्न है कि राग गोविंद की रचना किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीराबाई ने। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक के द्वारा किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। 2 सिख गुरुओं की मृत्यु दंड की सजा मुगल शासकों ने दिया था। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के द्वारा और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा दिया गया था मृत्यु दंड की सजा। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था। ऑप्शन ए बाबर, और यह चांदी के सिक्का था। अगला प्रश्न है कि विभिन्न युद्धों के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन चुनना है, नीचे दिए गए कूट से सही ऑप्शन को चुने। तो सबसे पहले हो जाएगा खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। और फिर उसके बाद हो जाएगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच 1529 में। और फिर उसके बाद हो जाएगा चौसा का युद्ध, और यह हुआ था 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच। और फिर हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में अंग्रेज द्वारा और दारा सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच सामूगढ़ की लड़ाई हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना के लिए किया गया। अगला प्रश्न है कि किस सूफी संत को महबूद इलाही के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान को उपाधि दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकिंग्स को। जहांगीर ने हॉकिंग्स को, विलियम हॉकिंग्स को, जो 1608 से लेकर के 11 के बीच में जहांगीर के दरबार में आया था, जेम्स प्रथम। अगला प्रश्न है जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके। अगला प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र उसके अधीन नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में सही कथन का पहचान करना है। पहला में दिया गया कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुनों को पराजित किया, और दूसरा कथन कहता है कि गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया। नीचे दिए गए कथनों से सही उत्तर को चुनना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में 15 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 4 कलम मिलना आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न है कि श्रेणी 1, 2, 5, 7 खाली जगह का अगला पद क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। अगला प्रश्न है कि दो वस्तुएं ए बी क्रमशः 10% और 15% लाभ पर बेची गई है। यदि अपर प्राप्त लाभ की राशि समान रही तो ए का बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।